अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू आवर वीकली रिकैप। और आज हम 9 सितंबर को एंड होने वाले हफ़्ते को इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। जिन्होंने हमारी दूसरी वीडियोज़ नहीं देखी, जो कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म भी कर रही हैं, जो हमारा शो है पैसा बोलता है के नाम से, वो ज़रूर हमारे चैनल के ऊपर वो वीडियोज़ जाके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी हैं। इसके अलावा वीकली रिकैप भी हम कर रहे होते हैं। जो पिछले वीक हमने रिकैप किया था उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं हमने डिस्कस की थी। इसके अंदर सबसे पहले आरएसआई और ईएमए था, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, जिसको समझना एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ये देख सके कि स्टॉक मार्केट जो है वो किस तरफ मूव कर रही है। फिर हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यूएस स्टॉक मार्केट को किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ड्राइव कर रहा होता है स्टॉक मार्केट को, ये भी हमने कवर किया पिछले रिकैप के अंदर। फिर हमने ये देखा कि ऑयल प्राइसेस, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑयल प्राइसेस को ड्राइव करते हैं, और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ 2-4 चीज़ें थी, और इसके अलावा कुछ छोटी-छोटी चीज़ें और भी हमने डिस्कस की थी लास्ट रिकैप के अंदर। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका भी कार्ड हम इस वीडियो के अंदर डाल देंगे, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब पिछले 2-3 महीने जो हैं काफ़ी, कह सकते हैं कि आप वॉलेटाइल रहे हैं और एक डाउनवर्ड ट्रेंड रहा है। लेकिन जो लोग अपॉर्च्युनिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना जानते हैं, वो इस ट्रेंड के अंदर भी जो है अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। बल्कि एक कोटेशन मैं पढ़ रहा था अरशद भाई, वो कहता है कि इन बुल मार्केट्स इन्वेस्टर्स आर ब्लाइंड टुवर्ड्स द रिस्क, इन बियर मार्केट्स इन्वेस्टर्स आर ब्लाइंड टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटीज़। तो ये भी एक चीज़ है जिसको हम लोग आमतौर पर नहीं समझ रहे होते, हम ट्रेंड्स के अंदर ही जो है ना एक तरह से फ्लो कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये देखते हैं हम कि ये पास्ट वीक अब किस तरीके से रहा, क्या मेजर डेवलपमेंट्स थी और किन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्या ट्रेंड चल रहा है और आगे आने वाले वीक्स जो हैं वो किस तरफ जाने वाले हैं। जी अशर भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही, आप सही कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट प्रेजेंट करती रहती है। एंड आई थिंक अच्छी बात मार्केट की ये है कि इट्स it sort of offers opportunities across different spectrums. आपकी small caps, micro caps and small caps and mid caps and large caps हैं। हर कोई मार्केट की साइकिल के साथ मूव नहीं कर रहा होता। बहुत सारे स्टॉक्स अगर आप ये समझ पाएँ, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, कि अगर आप ये समझ पाएँ कि स्टोरी है क्या, एंड यू स्टिक विद दैट एंड यू अंडरस्टैंड कि आपका अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, तो आई थिंक यू कैन मूव, you have a huge advantage over others. ये सारा गेम ये सारा गेम होमवर्क और उसके बाद स्टिकिंग टू दैट होमवर्क या अप्लाइंग दैट होमवर्क का है। मार्केट की साइकिल्स आती रहेंगी, बट जो चीज़ रह जाती है हमेशा वो ये है कि फंडामेंटली एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यू नो, finding the next Apple, finding the next Google, finding the next Amazon, finding the next Alibaba, तो finding the next Tesla, something to do with Tesla, maybe doesn't, maybe it's something to do with batteries. So there's always going to be that next opportunity, जिसको if you're keeping an eye out in all markets, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है वो, तो you will be able to catch those opportunities and obviously cash in those opportunities. कभी कभार मार्केट्स बहुत अच्छे मार्केट्स में बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं, but they're just in the wrong you catch them in the wrong cycle of the market. तो Nvidia एक अच्छी एग्जांपल है कि Nvidia सबने कहा कि यार ये तो छक्के मार रही है, और it was a very strong growth story, और जब तक obviously मार्केट का डाउन टर्न नहीं आया, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया उसके रिटर्न्स, एंड देन you obviously अब आपने देखा कि मतलब वो 60-70% गिर गई, टूट गई, राइट? सो maybe that was the wrong time to buy, maybe right now is the right time to buy, but in both cases अगर आपका होमवर्क गलत है तो नीचे अभी आपने जो पकड़ा है हो सकता है और नीचे चले जाए, अगर गलत आपने होमवर्क किया, और ऊपर अगर आपने होमवर्क किया था और नीचे आ गया, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म थीसिस इंटैक्ट है, यानी फंडामेंटली द कंपनी इज स्टिल गोइंग टू डू ग्रेट, तो इट डजंट रियली मैटर कि 60% भी नीचे आ गया है। आपने अगर ऊपर 10x जाना है एक स्टॉक ने,
अगर ऊपर स्टॉक ने 10 टाइम्स ऊपर जाना है और 60% नीचे आ जाता है, तो इट डजंट डू एनीथिंग टू द स्टॉक, राइट? हुँ, आपको पता है कि मैंने जहाँ से खरीदा था, मुझे पता है कि यार इधर से ऊपर 5x की स्टोरी है, 6x की स्टोरी है। तो यू वुड एक्चुअली ऐड टू द स्टॉक जब वो नीचे चला जाएगा। नीचे तो है। हर हर एंगल में अपॉर्चुनिटी है, हर एंगल आप ले सकते हैं। मगर जो चीज़ नहीं हो सकती ना, जो 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 इस ये मार्केट उन लोगों को नहीं छोड़ती, मतलब जैसे कहते हैं ना, कपड़े फाड़ देती है। हुँ, जो कि अपना जो कि जिनको पता ही नहीं कि वो इस मार्केट में ढूँढने क्या है, राइट? सही। तो वो फिर मार्केट उनको इस्तेमाल करती है। फिर मार्केट हुँ। उनको राइड करती है, नॉट द अदर वे अराउंड। अच्छा अशर भाई, वैसे हम वीकली रिकैप कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि सितंबर और अक्टूबर के हवाले से कुछ मिथ्स भी मशहूर हैं। सितंबर के बारे में कहा जाता है कि ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वर्स्ट मंथ रहा है, जो ज़्यादातर डिक्लाइंस आए हैं मार्केट स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो जो मेजॉरिटी जो थी वो सितंबर के अंदर आए थे। और अक्टूबर के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल महीना जो है ना स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में रहा है, बल्कि उसको द अक्टूबर इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। तो पता नहीं ये अब ये चीज़ें कितनी सही हैं या इत्तेफ़ाक से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, वरना ये महीने क्या वाक़ई मैटर भी करते हैं? क्या ये सितारे जो गर्दिश में आते हैं, क्या ये इन महीनों में वाक़ई स्टॉक मार्केट भी जिस तरह वो चाँद चाँद की कुछ ऐसे होते हैं तारीखें कि जिसके अंदर समंदर की लहरों के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये भी कोई है ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है? यार ये तो आपने गलत बंदे से पूछ लिया। मैं तो ना कोई ज्योतिषी हूँ, neither do I pretend to be. हुँ, हुँ। Although funny thing is, someone was actually telling me कि न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट पे न्यूयॉर्क the most expensive offices are actually held up by ये जो है ना, यही ज्योतिषी soothsayers kind of thing. um, अच्छा। not actually analysts like myself, या क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं, people who actually follow the market. but भाई जो छी, तो अब मैं इस पे तो कुछ नहीं कहने वाला. what I would say is that uh, कुछ एनालिस्ट ने ट्रैक किया था कि आई थिंक typically on average historically S&P has fallen on average of 1% over the past क्या कहते हैं, आई थिंक आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, कितनी इयर्स की स्टडी थी, and 55% of the time they've actually ended up lower in the month of September, I think October onwards. हुँ, But personally speaking, I क्या कहते हैं, फील कि इट्स मोर ऑफ अ कोइंसिडेंस इन द सेंस कि अक्टूबर में चीज़ें हुई थी ऐसी। तो जब ये 1907 का पैनिक आया था, वो भी अक्टूबर में था। ब्लैक ट्यूसडे जो 1929 का था, वो भी अक्टूबर में था। जो ब्लैक थर्सडे अगर 1929 का आया था, मार्केट क्रैश की थी, वो भी अक्टूबर में था। 87 का हुँ, क्रैश जो था, जो ब्लैक मंडे कहलाता है, जो डाउ 22-23% गिर गई थी, वो भी अक्टूबर में था। तो अब अक्टूबर में क्या कहते हैं, अल्लाह खैर करे, ऐसा क्या होता है वहाँ पे, लोग क्या सोने चले जाते हैं? बट मोस्ट लाइकली, एज आई सेड, इट्स मोर ऑफ अ कोइंसिडेंस के कुछ इवेंट्स जो एक्चुअली हुए हैं, कुछ फंडामेंटल इवेंट्स दैट ड्रिवन डाउन द स्टॉक मार्केट, वो लेट्स से कोइंसिडेंटली सितंबर अक्टूबर में हो गए। मगर चांसेस विल बी 55-60% ही है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी का अगर गेम खेलें तो बहुत कोई 99% तो प्रोबेबिलिटी फिर भी नहीं। वैसे इवेंट्स शुरू हो गए कल से, आप देखें सब क्वीन वाली खबर कल आ गई है, मतलब ये यार ये अक्टूबर में शुरू कर देते हैं सारी चीजें यार। ये हुँ, ये जो ग्लोबल कंस्पिरेसी है ना, सारे अब बेच बेच दिए इन्होंने, और अब ये हमें छोड़ गए, होल्डिंग द बस बैग। ये इन्हीं साजिशों को क्या कहते हैं, बेनकाब करने के लिए हम ये वीकली रिकैप करते हैं। तो बस अभी तक इसका आप जैद पर्दा हम उठाएँ। जैद जैद हामिद ऑफ स्टॉक मार्केट। सही, सही। तो चलें अब शुरू करते हैं मेरे ख्याल से। चलें। So I'll share my screen. So we're actually sitting to review the week of September, ending 9th of September. For those who actually uh, don't know about this platform, please take a moment to actually go through this disclaimer. That by viewing this video, you are agreeing to waive all liability of losses you may suffer. If you do not agree to any portion of the recording, you may discontinue now. I'll pause for a moment.
Acha. So last week, Dow actually ended up 2.8%, S&P rose 3.6, Nasdaq shot up 4.2%. Primarily, क्या कहते हैं, like I think this was just a buying the dip sort of week. There was no major news. I didn't see anything major that came across. Obviously, we'll discuss some of the things, but nothing that would have shaken up the market in a fundamental way. Oil ki jo deal thi where basically production has been cut down by 100,000 barrels. That has already taken place, and as a result of that, obviously that was not exactly a good news in terms of, oil is here to stay on the higher end. Even though even यानी आज मेरे ख्याल से Brussels, in Brussels, European energy ministers are convening, because of the fact that there is a serious energy crisis, in the EU. EU का आपको पता होगा कि EU is one of the largest importing nations, importing block in the world for natural gas, and energy in general. So obviously इस वजह से बहुत issues create हो रहे हैं यूरोप में, specifically in the UK and other parts of the EU, कि जहाँ पे inflation, runaway inflation, is has now become the norm. uh, so yeah, it's just it continues to be painful, for the most part. And I think what happened in the past 1 week was primarily as a result of some sort of, dip buying. Otherwise, Fed continues to be hawkish on interest rates. Oil continues to be, I mean, oil thoda bahut niche aaya around $90 mark, but it still continues to be, on the higher end, I would say. Nowhere near close to what we would consider as, more stable levels of $60, $70 or 50 to $70. So yeah, I think probably still continuing its downturn trend. Still continuing its downtrend. But we'll see when we come to the technicals what's going on. Fundamentally, I don't think kuch aisa ho raha hai, which really gives me another view. From my dashboard, from my viewpoint, I think market abhi bhi generally fundamentally काफी shaky hai. But we'll see as time moves on. Obviously, second quarter earnings were still disappointing, apart from energy stocks. 6 to 7% down year over year for the second quarter. And I think things will continue in that vein versus last year. But let's see third quarter क्या लेकर आता है. अच्छा, इसके साथ साथ इस week something exciting happened. Apple actually unveiled updates to its iPhone, AirPods, and Apple Watch product lines on Wednesday. इन्होंने actually एक iPhone 14 launch किया, which actually connects with satellite. So this iPhone 14 model is now able to connect with satellite in the case of emergencies, जहाँ पे Wi-Fi या cellular coverage available now. That's pretty interesting. They have some sort of emergency SOS signal that can be sent via satellite. Satellites you operate कर रही है Global Star. So I think that's quite interesting as we kind of move into this era where multiple obviously channels are being used to communicate, and this will become obviously this is a very expensive foray into communication, and time will only tell कि ये कितनी what exactly happens as a result of this. But for now it's just limited to emergency cases. But overall, the iPhone line, the AirPods, the iPhone 14 has been relatively well received. अभी आएंगे obviously reviews as the whole thing rolls out, and people get it in their hands and stuff. I actually wanted to take this opportunity in discussing something today, which is how do we actually think about the company Apple, for example. How do we think about valuing a company like Apple? Because a lot of the times जो एक confusion लोगों के जहन में होती है वो ये कि यार मुझे क्या पता कि मुझे क्या खरीदना है. I, at the end of the day, I'm not a professional guy who actually understands how to value a company. And even if I do, what does it actually mean? If I'm ready to do the homework, what does it actually mean to value a company? या मुझे किस
मुझे क्या पता मुझे कहाँ खरीदना है, मुझे कहाँ बेचना है, where do I actually start off with? So I think a very good place to start off with would be have some basic principles and basic checklist that you can go through when you are looking at any opportunity for that matter. So we'll go through this in a bit, but before that, मैंने सोचा कि Apple को हम as a case study ले लें. Apple एक interesting company है, globally renowned. Everyone actually knows about this. This is actually a funnel, PnL funnel for Apple. तो ये quarter 2022 की financial statements से बनाया गया. And basically this, as you can see, it's pretty self-explanatory. Left side पे ये सारी इनकी service revenue lines हैं जिनसे पैसे कमाते हैं, right? And then in the middle is all sorts of, let's say expenses, and then बाहर profit निकल कर आ रहा है. So यहाँ से शुरू करते हैं, और इनके सबके आप देख सकते हैं कि brackets छोटे बड़े size के हिसाब से हैं, जैसे size के हिसाब से इनकी actually आप समझ लें contribution. तो आईफोन इनकी बेसिकली जो इनकी जो प्रोडक्ट लाइन एंड सर्विस लाइंस हैं उसमें जिसपे बेसिकली पैसा कमा रहे हैं वो आईफोन है, राइट? मैक है, बेसिकली आई मैक्स, मैकबुक्स, लैपटॉप्स, पीसीज दैट यू सी. आईपैड की लाइन है. So they actually have 51 billion coming from the iPhone, which is the top of the top thing that they actually sell. 10 billion इनके quarterly on a 3 monthly basis, every 3 months ये 10 billion कमाते हैं मैक से. iPad की सेल से 8 बिलियन कमाते हैं. Wearable home and accessories net about 9 billion, and service revenue is about 20 billion. तो ये basically all in all इनका breakdown है for service revenue. By the way, is Apple TV and other services that they actually offer. iTunes is one of them. So ये इनकी basically product offerings हैं जिससे पैसे कमाते हैं, right? And as simple as that. So one of the first things I actually look into my checklist is that, do I understand this business, right? And we'll come to that in a bit, in a little bit in detail. But यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल का ब्रेकडाउन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो you'll have to do more homework and try to understand कि यार आईफोन की क्या डायनामिक्स है, मैकबुक की क्या डायनामिक्स है, आईपैड, वेयरेबल्स जो है, सर्विस रेवेन्यू क्या है एग्जैक्टली. सो टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कंपनी करती क्या है, राइट? आगे चलते हैं. Once they actually bring in the revenue, right? ये total revenue क्या कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने इसको devices revenue के नाम से दे दिया. तो iPhone, Mac, iPad, wearables, इनको devices revenue 80 billion का दे दिया तकरीबन, और services revenue 20 billion. तो आप तकरीबन लगा लें कि 80% इनका devices से आता है, 20% इनका services से आता है. तो ये total 100 billion का तकरीबन revenue बन जाता है every basically quarter. जो ये पैसे लेकर आ रहे हैं एवरी क्वार्टर, राइट, फॉर दिस कंपनी. उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे आगे इनको ये नेगेटिव में, अगर आप ब्लैक देखें तो ये नेगेटिव में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू लिखा हुआ है. दिस इज बेसिकली जो ये आईफोन, मैकबुक, आईपैड, वेयरेबल्स, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट टू डिलीवर इट टू द कस्टमर्स हैंड्स from factory, China में या globally जहाँ पे भी हैं इनके, to actually bringing it to the US, assembling it, and then moving it forward to क्या कहते हैं, finally to the warehouses से finally to the showroom से लोगों के in the actual hand of the customers. तो ये तकरीबन इनका 55 billion है, which 100 billion से, मतलब 100 billion में से 50-60 बिलियन का निकल जाता है, 55 बिलियन तकरीबन निकल जाता है. तो बचता क्या है, तकरीबन 30 बिलियन तकरीबन, आप मोटे मोटा नंबर अगर लगाएं तो 30 बिलियन बचता है इनका डिवाइसेस का, और तकरीबन 15 बिलियन इनका बचता है, 14-15 बिलियन बचता है इनका सर्विसेज का. तो इमीडिएटली आप ये देख सकते हैं दो, एक आप अगर अब्दुल्ला ये देखें तो एक इमीडिएट चीज शुड जंप आउट टू यू इज दैट 80 बिलियन में से मैंने 30 बिलियन कमाए, ठीक है ना, 80 बिलियन में से मैंने 30 बिलियन कमाए, राइट? मगर 20 बिलियन में से मैंने 15 बिलियन कमा लिए, यानी मैंने 15 बिलियन बचा लिए, राइट? मतलब मेरी सिर्फ कॉस्ट सर्विसेज की 5 बिलियन की होगी. तो रिटर्न अच्छा है. हाँ, रिटर्न अच्छा है, एग्जैक्टली. तो इमीडिएटली आपको ये नजर आया कि यार सर्विसेज का तो रिटर्न बड़ा जबरदस्त है. बट अगेन यू अंडरस्टैंड कि सर्विसेज तो मतलब iTunes जैसी सर्विसेज तो इनकी आईफोन के साथ ही अटैच्ड है ना, उससे इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं. या इनके मतलब आईपॉड्स आए थे एक जमाने में, ठीक है ना, तो वो आईपॉड तो एक डिवाइस थी, मगर उसके साथ क्या था, iTunes थे.
आप खरीद सकते थे अपनी जो भी म्यूजिक या जो भी आप खरीदना चाहते थे। सो दैट्स ये एप्पल टीवी है, तो या इनकी और भी अब ये चीजें लेकर आ रहे हैं, ऑब्वियसली अब दे गोइंग टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यू स्टफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंड स्टफ। तो उसमें से डिवाइस और जो सर्विस का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इंटीग्रेटेड है। तो अगर मैं एक चीज खरीदता हूँ डिवाइस, मगर उसके अंदर जो चीज है वो क्या कहते हैं, उसके बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकती फॉर एग्जांपल, या मेजोरिटी टाइम्स जो उसका रेवेन्यू है वो उसके अंदर रहते हुए ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, दे बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ वन थिंग, राइट। तो इसलिए इसके एग्जांपल में तो मुश्किल ही होगा कि हम सर्विस रेवेन्यू को इंडिपेंडेंटली देखें। हाँ, फ्यूचर में अगर ये ड्राइवरलेस कार्स की तरफ जाते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड डिजाइन्स की तरफ जाते हैं, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आईफोन। आपको याद होगा एक टाइम पे इनका आईपॉड सबसे बड़ी चीज थी, द बेस्ट थिंग दे हैड इज आईपॉड, जी आफ्टर ऑब्वियसली देयर एक्चुअल मैकबुक। अगर आप आईफोन देखते हैं, दैट्स बिकम द बिगेस्ट हिट। तो ये कंपनी भी इवॉल्व की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड देयर इज नो वे ऑफ सेइंग कि ये होगा वो होगा। तो आप ये देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 73% मार्जिन, और यहाँ पे लिखा हुआ है 36% मार्जिन। मैं ये बताने इसलिए चाह रहा हूँ जस्ट टू इंट्रोड्यूस द होल पॉइंट ऑफ मार्जिन, कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट मार्जिन मींस हियर। ग्रोस लेवल पे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और पे मार्जिन, सो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, इनकी ग्रोस मार्जिन 73% सर्विसेज के लिए है, एंड डिवाइसेस की मार्जिन है 36%, राइट। क्या कहते हैं, तकरीबन कंबाइंड अगर आप देख लें तो इनकी कितनी बन गई, इन्होंने 28 बिलियन तकरीबन 28 प्लस 14 अगर आप लगा लें, डिवाइडेड बाय लेट्स से 100 बिलियन, तो 40% तकरीबन 42%, 43% इनकी ग्रोस मार्जिन बन गई। अच्छा, आगे ये लिखा हुआ भी है, बल्कि मैंने कैलकुलेट करा, यहाँ पे 44% लिखा हुआ भी है। तो बेसिकली द एंटायर ग्रुप ग्रोस मार्जिन फॉर ऑल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज 44%। अच्छा, आगे हम चलते हैं, उसके बाद कुछ और भी एक्सपेंसेस होते हैं। ये वो इससे पहले जो एक्सपेंसेस थे वो ये थे कि कस्टमर के हाथ में आ जाए, मगर ये वो एक्सपेंसेस थे जो कि डायरेक्टली टाइड थे उस प्रोडक्ट के साथ, उस प्रोडक्ट की डिलीवरी के साथ। तो फॉर एग्जांपल, जो चिप्स जाती हैं आईफोन्स में, जो उसका हार्डवेयर है बाहर, ठीक है ना, उसका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगी उसकी कॉस्ट, तो ये चीजें उसमें कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगी उस क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में। यहाँ पे जो हमने देखा था ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में। बट जब आप आगे जाएंगे आपको एक और एक्सपेंसेस का लाइन आइटम्स दो तीन नजर आएंगे, या मेजोरिटी एक ही नजर आएगा, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओपैक्स। तो ओपैक्स जो होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो बेसिकली इनका 13 बिलियन का है, और ये 13 बिलियन बेसिकली इट कुड बी टू अ सर्टेन एक्सटेंट R&D कॉस्ट जो कि अनआइडेंटिफाइबल है, कि किसी एक प्रोडक्ट लाइन से नहीं, R&D कॉस्ट कुड बी इनका जो डेफिनेटली इज कि इनका जितना भी आप समझ लें एक वो वर्कर है जो कि फैक्ट्री पे काम कर रहा है, राइट, उसकी एक कॉस्ट है, उसकी दिन की दिहाड़ी वो लगाता है, वो एक आईफोन प्रोड्यूस करता है, असेंबल करता है। बट एक वो है जो हेडक्वार्टर्स में बैठा हुआ है, राइट। सही तो है। जो हेडक्वार्टर्स में बैठा हुआ है उसकी कॉस्ट आप कहाँ एलोकेट करेंगे? मतलब एज एन अकाउंटेंट आपको होता है ना कि भाई मेरे पास ये कॉस्ट्स हैं, ये डिफरेंट, इसको मुझे डिफरेंट बकेट्स में लगाना है। अब भाई जो आईफोन की कॉस्ट है वो मैं आईफोन में डालूंगा ना, यानी आईफोन को बनाने के लिए जो फैक्ट्री वर्कर ने काम किया उसको मैं आईफोन की कॉस्ट में डाल दूंगा। मगर अगर इन सब चारों पांचों फंक्शंस को या डिवाइसेस को, इन सबको जो इनकी जो ऑपरेशनल साइड देखना कि भाई सब कुछ चल रहा है कि नहीं, वेयर हाउसेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं, उनके लिए भी तो बंदे हायर कर रहे हैं ना। तो जो बिल्कुल कॉमन एक्सपेंसेस है ना, कॉमन एक्सपेंसेस या कॉमन ओवरहेड्स, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, यानी वो एक्सपेंस जो कि किसी एक सर्विस या डिवाइस लाइन को आप पिन पॉइंट कर नहीं कह सकते यार ये इससे रिलेटेड है, राइट, वो आप यहां डाल देंगे। सिंपल as that, सही to make सही the story very simple। उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप ये देख लें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया, मैंने जैसे पहले ही बताया, एंड सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अच्छा, मार्केटिंग होती है, अभी मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट की, तो भाई मार्केटिंग एप्पल की हो रही है ना, मतलब अगर एप्पल किसी मैच को स्पॉन्सर कर रहे हैं, एप्पल कहीं कहीं नजर आ रहा है उसका लोगो, तो भाई वो एप्पल की मार्केटिंग हो रही है, तो उसको आप सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डाल देंगे, राइट, एंड दैट्स द बकेट यू विल एलोकेट इट टू। Does that make sense? सही है, बिल्कुल सही है। तो जब ठीक आप है ये हाँ, गो जी। अहेड। तो मैं एज एज
एज अ रिटेल ट्रेडर मैं इस सारे जो पूरा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है मैं इसको किस तरीके से समझ सकता हूँ, इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? हाँ, तो इससे आप कुछ चीजें कंक्लूड, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि जिस लेट्स से प्रॉफिटेबल है। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे, वैसे तो पैसा कमा रही है कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी। दूसरी चीज आप ये समझेंगे कि ऑन अ ग्रोस बेसिस एंड नेट बेसिस, बेसिकली ओपेक्स निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो 25 बिलियन का इनका नेट प्रॉफिट है, विच इज 26% की मार्जिन, 26% मार्जिन। अब बेसिकली आपने ये कंपेयर करना है इनके पीयर्स के साथ, राइट? और ये देखना है कि यार compared to these guys, right? हम्म, Who is doing मतलब similar kind of business, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं कोई एक बिजनेस जो कि सेम हो, ठीक है ना? मुश्किल होगा पॉइंट आउट करना, बट चूंकि ये लोग मैकबुक से भी कमा रहे हैं, आईपैड से भी कमा रहे हैं, एंड समवन हु कम्स टू माइंड मे बी वुड बी सैमसंग फॉर एग्जांपल, राइट? हम्म, तो आप ये जाकर देखेंगे कि सैमसंग की मार्जिन कैसी हैं, उनकी स्पेसिफिकली उनके प्रोडक्ट्स में जाकर देखेंगे और उनको ये देखेंगे कि यार कंपेयर टू एप्पल ये मार्जिन कैसी हैं, अच्छी है नहीं है, राइट? ये नंबर वन, यानी बेहतर है या नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ हो सकता है। बट मैं आगे आता हूँ कि ये मैं क्यों सब कुछ रख रहा हूँ। अच्छा, I'll come to this and I'll try to explain this to through a checklist. मेरी चेकलिस्ट जो होती है एप्पल के लिए फॉर एग्जांपल, किसी भी इन्वेस्टर को यानी इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ये होगी कि नंबर वन, मैं इस बिजनेस को किस हद तक समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि अगर मैं ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एप्पल नहीं समझ सकता ना, and I don't actually understand what an iPhone does, Mac does, iPad does, wearable home accessories does, and ये service revenue क्या है, तो then I don't understand the company, right? This is number one. Number two, understanding the company. एक और चीज जो मुझे हमेशा I feel that people don't understand fully is that do you understand the equity story of the company? मतलब मीनिंग, एक अभी आपने यही सवाल किया ना कि इस सबको मैं टाई अप कैसे करूं, तो उस टाई अप करने का यही तरीका है ना कि भाई एक बिजनेस 25 बिलियन कमा रहा था, आपका आपका सवाल क्या होगा? एक बिजनेस 25 बिलियन कमा रहा है, आप उसको आज खरीदने जा रहे हैं, राइट? यू एक्चुअली अबाउट टू बाय अ बिजनेस दैट इज प्रोड्यूसिंग 25 बिलियन अ क्वार्टर, 100 बिलियन अ ईयर, राइट? आपका सबसे पहला सवाल क्या होगा? कॉमन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका सबसे पहला कॉमन सेंस सवाल क्या होगा व्हेन यू आर अबाउट टू बाय अ कंपनी? मतलब ये आज मैंने आपको बता दिया 100 बिलियन की है, डॉलर की है कंपनी, जो इतना जनरेट कर कर आपको दे रही है, मगर इसको तो आज आपने पैसे भरने, राइट? इसके तो आज आपने पैसे भरने, ये तो ऑलरेडी कर रही है, तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन भी होगी ना उसकी। तो आप ये पूछेंगे कि यार आज 100 बिलियन बना रही है, कल कितना बनाएगी? हम्म, 125 कब बनाएगी? 150 बिलियन कब बनाएगी? व्हेन इज इट गोना हिट द 200 बिलियन मार्क? चूंकि आप ग्रोथ में इंटरेस्टेड है ना, अगर आप एक प्रोडक्ट को समझ भी लेते हैं, तो आपको ये अगर समझ में ना आए कि व्हाट मेक्स दिस बिजनेस यूनिक इनफ, स्पेशल इनफ, राइट? व्हाट इज द मोट ऑफ द बिजनेस, राइट? कि द इकोनॉमिक मोट, यानी व्हाट इज द यूनिक ऑफरिंग ऑफ द बिजनेस दैट इज सो यूनिक, या दैट इज कंपेटिटिव इनफ कि वो आगे ये 100 बिलियन का 200 बिलियन बनाएगी। तो जब तक आपको ये ना समझ में आए स्टोरी, तो एक तो बिजनेस को समझना, और दूसरी बात है ये स्टोरी को समझना, जो ग्रोथ स्टोरी है या एक्विटी स्टोरी, अगर आपको ये समझ में ना आए, तो देन आई वुड से यू हैव फेल्ड इन द फर्स्ट चेकलिस्ट, व्हिच इज दिस बिजनेस, is this a business I understand to a large extent, right? And this is very important. So as I said, two rules that are immediately coming to mind, and this is something that I look at, is number one, do I understand what the company actually does, right? And can I identify the company's moat going forward, right? And moat essentially is what is going to make the story unique moving forward. Does that make sense? ठीक है, ठीक है। राइट? अच्छा, दूसरी चेकलिस्ट जो मैं देखता हूँ, तो नंबर वन, मैंने क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली किसी हद तक अंडरस्टैंड कर लिया, बट लार्जली क्वालिटेटिवली कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है, कंपनी का मोड क्या है, राइट? एंड देन दूसरा मेरा सवाल ये होता है, यूजुअली मैं जब भी देख रहा होता हूँ, कि is the company able to grow its free cash flow per share? अब ये थोड़ा
थोड़ा सा complicated होगा, but please bear with me. Let me go to one of my favorite sites, which is ROIC.ai. I think that's a great website to actually look at a lot of companies with multiple years of financial history. I'll click on Apple here. So ये Apple का पूरा एक आ जाता है, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, right? So you can actually put Samsung. I think you'll get it. So you'll actually get the Samsung Electronics. I think the data should come up. Okay, this is actually an international company. I need to log into this. Let's go back to Apple. तो यहाँ पे अब आप देखते हैं कि एप्पल का सारा यहाँ पे रेवेन्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, फ्री कैश फ्लो पर शेयर आ गया. अच्छा, to a certain extent there's a lot of calculation involved, and maybe we'll post that at some point in time, but you have to understand what free cash flow and revenue and earnings mean. ये तीनों एक साथ लगे हुए, and I will explain it one by one. Revenue आपको समझ में आ गया क्या है? Revenue is what you basically Apple जो devices sell कर रहा है, iPhone, मैक, वो सारा उससे जो पहली फुर्सत में जो पैसा आ रहा है, राइट? Do you understand that? सही So सही सही. this is the 80 billion, 100 billion we're talking about, right? उसके बाद let's go to earnings per share. Earnings per share ये है net profit, right? Which is the 25 billion divided by the number of shares outstanding. Number of shares outstanding, ये common shares outstanding है, तकरीबन 16-17 billion common shares outstanding है. Is that clear as well? So this is the revenue per share, earnings per share, right? Now, the last thing that I want you to focus on is free cash flow per share. Free cash flow per share is basically earnings per share. जब आप निकाल लेते हैं ना, तो उसमें से फिर आप ये करते हैं, earnings में से आप जो भी नॉन कैश आइटम्स है ना, उनको आप ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम्स डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, पीएनएल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड के थ्रू जाती है. एंड उसकी वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक नॉर्मल बिजनेस, मतलब आपको बिजनेस का, मतलब मैं सिंपल अगर फ्री कैश फ्लो को सिंपल तरीके से समझा दूं, रादर देन गोइंग थ्रू ऑल द लाइन आइटम्स, अगर आपको ये समझना हो कि भाई मेरे हाथ में पैसे कितने आएंगे, यानी मेरी बिजनेस को, जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, डेट होल्डर्स हैं, इक्विटी होल्डर्स हैं, जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पैसे कितने बनेंगे, तो आपको ये देखना होगा कि यार अर्निंग्स तो सही है, ठीक है, 100 बिलियन, 100 बिलियन होगी, 25 बिलियन होगी क्वार्टर की, मगर मेरे हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं, राइट? यू आर मोर इंटरेस्टेड इन मेरे हाथ में कैश कितना आ रहा है, कैश, सही. राइट? तो अर्निंग्स में तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं ऐसी, उसमें अमोर्टाइजेशन भी है, डिप्रिसिएशन में उसमें कोई फॉर एग्जांपल कोई गेन है, टैक्स भी एग्जैक्टली, मगर उसमें से हो सकता है टैक्स आप पूरा पे ना करें इस साल, हो सकता है उसमें एम्प्लॉय सर्विस बेनिफिट है जो रिटायरमेंट के वक्त किसी को दिया जाता है, या क्या कहते हैं, कोई और चीजें हैं जो कि आप पीएनएल में तो एक्सपेंस कर देते हैं, राइट? मगर आप एक्चुअली यहाँ पे उसको नहीं लेते, क्या कहते हैं, यू एक्चुअली डोंट अकाउंट फॉर इट इन द कैश, क्योंकि आपको पीएनएल में तो नजर आ रहा है, मगर मेरे हाथ में तो मतलब इट डजंट हैव एनी रेलेवेंस टू व्हाट एक्चुअली अराइव्स इन माय हैंड, राइट? तो ये कैश को कैप्चर करने के लिए ये टर्म इजाद किया गया, जो कि फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म पर शेयर, ठीक है ना? फर्म मीनिंग equity holders and debt holders, right? तो आई एम इंटरेस्टेड इन कि भाई फ्री कैश फ्लो पर शेयर कितना है मेरे, मतलब मुझे भाई ये इंटरेस्ट होगा ना कि यार ये पैसा मेरी कंपनी को मिलना है ना, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर लिखा हुआ है 6.1, मगर जो एक्चुअल कैश है वो 6.6 है, जो कैश बेसिस पे अगर आप कंपनी को देखें वो 6.6 बनाती है. दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, राइट? मतलब बाकी चीजें नॉइज है बहुत. यहाँ पे कंपनी इज वेरी क्लोज, 6.1, 6.6, 5.7, 5.6 बहुत क्लोज है, बट बहुत सारी कंपनीज में जहाँ पे R&D एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जहाँ पे कंपनी शुरू के इनिशियल फेजेस में होती है, तो वहां पे बड़े मतलब डिफरेंसेस आ सकते हैं, काफी डिफरेंसेस आ सकते हैं, राइट? तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन द कैश, 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 कैश. एक चीज जो मैं देखना चाहूंगा वो ये कि भाई फ्री कैश फ्लो पर शेयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा. तो अगर आप देखें तो ओवर द पास्ट सिंस 2006 फ्री कैश फ्लो पर शेयर था 7 सेंट्स ऑन द डॉलर, और अब इस वक्त फ्री कैश फ्लो पर शेयर है $60, $6.6 तकरीबन, राइट? यानी 20 इवन 5 साल पहले भी अगर आप देख लें, राइट, तो 2017, 2016, 2017 में फ्री कैश फ्लो पर शेयर $2.4 पर शेयर था. इस वक्त फ्री कैश फ्लो पर शेयर 6 से भी ऊपर जा चुका है, राइट? Which is a growth of at least 3 times, right?
सो सबसे पहले ये चेकलिस्ट तो मेरी आ गई कि भाई ये फ्री कैश फ्लो पर शेयर अपना ग्रो कर सकता है, इसके पास इतनी एबिलिटी है कि इसने पिछले 5 साल में, इसने पिछले 10 साल में एवरी टाइम इट्स टेकन अ लीप, मतलब इसने डबल ट्रिपल करा है हर 5 साल में। यानी अगर आप इससे पीछे 5 साल चले जाएं तो यहाँ पे इसने 1.5 से 2.5 किया है, राइट। तो अगेन क्या कहते हैं, सॉलिड ग्रोथ, और ग्रोथ इंक्रीज करती चली जा रही है, यानी 1.5 से इसने 2.5 किया, 2.5 से इसने 6-7 कर दिया है, right? So that's always something that I'm interested in. Companies that are able to grow their free cash flow per share over the past 5 years dramatically. तो उससे एटलीस्ट ये आइडिया होता है कि यार अगर आपने पहले बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लिया कि यार अच्छा बिजनेस है, तो आपने फिर ये देखा कि यार ये फ्री कैश फ्लो पर शेयर अपना ग्रो कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये कैश नहीं अपना ग्रो कर पा रहा है ना, तो अल्टीमेटली फिर ये आगे डाई आउट कर जाएगी। यानी अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, जबरदस्त है, मगर अर्निंग्स में इतनी नॉइज है, अगर ये कैश एट द एंड ऑफ द डे लोगों को रिटर्न नहीं कर पा रहा ना, मतलब कैश लोगों के हाथ में ना आए, बेशक वह कंपनी में रहे आगे री इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, मगर अगर ये कैश नहीं दिख रहा ना आपको, तो आप समझ लें कुछ गड़बड़ है, या अभी फिलहाल ये कंपनी आप समझ लें उतनी मेच्योर नहीं है, देयरफॉर द रिस्क बिकम्स अ लॉट हायर। मतलब मैं यूजुअली बहुत फिर कम प्रेफर करता हूं कि मैं ऐसी कंपनीज में जाऊं जहां पे फ्री कैश फ्लो जनरेट ही नहीं कर रही, वो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में जा रही। ये थोड़ा ये उन लोगों के लिए फिर होता है जो कि और डिटेल में जाकर काम कर कर उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि नहीं यार एट व्हाट पॉइंट इन टाइम फ्री कैश फ्लो विल बिकम पॉजिटिव, द कंपनी विल बिकम कैश पॉजिटिव। तो ये चीजें मैं समझता हूं एज मतलब एज समवन हु स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, बट even today I love businesses who are healthy on cash, जिनकी एक अच्छी स्टोरी है, ऑब्वियस स्टोरी है, and they're able to grow in the future, right? अच्छा, दूसरी चीज I look at in the checklist, let's come back, is actually is ROIC expanding, return on invested capital expanding. अच्छा, return on invested capital सिंपल सा है, return on invested capital ये है कि तो कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न कितना बन रहा है, does that make sense? तो आपने और डेट और इक्विटी जो की है वो उसका रिटर्न कितना बन रहा है। अच्छा, ये भी बड़ा नीटली इन्होंने इस वेबसाइट ने दिया है, आई रियली लाइक दिस वेबसाइट। ये रिटर्न इन्वेस्टेड कैपिटल यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, एंड बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न इन्वेस्टेड कैपिटल 19% से अब 50% पे पहुंच चुका है। यानी अगर आप देखें कि एक रिटर्न आप कंपनी कितना रिटर्न देगी, मैं अगर आपसे पूछूं कि यार आप कंपनी खरीदने जा रहे हो, आप क्या बोलोगे यार, अपना कंपनी कितना रिटर्न बनाकर देगी मुझे कैपिटल, राइट? सही है। तो ये कंपनी 25-30% देती थी, अब ये 50% देती है कैपिटल रिटर्न। Would you want to invest in a business that is giving you 50% return on capital? I think yes. It's a quite an extraordinary amount of quite an extraordinary return, independent of the kind of business it does, right? तो इसमें फर्दर दो सवाल हैं। इसमें दो चीजें जो मैं देख रहा होता हूँ वो ये है कि इज इट एबल टू मेंटेन और ग्रो इट्स मार्जिन्स, राइट? तो एक चीज जो मैं इमीडिएटली मुझे दिख रही होती है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये ऑपरेटिंग मार्जिन। आई टिपिकली लुक एट द ऑपरेटिंग मार्जिन एंड आई सी कि ये जो आफ्टर बेसिकली डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड आफ्टर डिडक्टिंग द ओपेक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऑपरेटिंग मार्जिन कितनी है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ऑपरेटिंग मार्जिन 12-13% थी, अब ये 30% आ गई है। इसका मतलब क्या है? और इवन इससे पहले भी अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल रही है, वरना तो आज जितनी है उससे कम ही रही है, यानी 26-27%, 25%, एंड देन इट्स मूव्ड अप टू 30%। इसका मतलब ये है कि कंपनी सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट्स को प्राइस कर पाती है, यानी प्राइसिंग पावर उनके फेवर में, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट। कंपनी मार्जिन किस पे बनाती है? प्रोडक्ट को बेचने पे ना। अगर प्रोडक्ट जितना वो महंगा बेचेगी फॉर एग्जांपल, उतनी वो मार्जिन ऊपर बनाएगी, राइट? तो एक कंपनी अगर बहुत ज्यादा कंपेटिटिव स्पेस में होगी तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं हाई या लो नंबर की बात नहीं कर रहा, मार्जिन कुड बी 4%, बट अगर वो 2 से 4% जा रही है ओवर द पास्ट 5 इयर्स, इसका मतलब ये है कि दे प्राइसिंग पावर इज ऑन देयर साइड। प्राइसिंग पावर दो तरह की होती है ना, एक वो जो कि जहां पे बायर्स डोमिनेट कर रहे होते हैं, यानी जो प्रोडक्ट आपका खरीद रहे हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो बताएंगे कि आपको प्राइस क्या होती है। भाई टमाटर इतना कंपेटिटिव प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में बिकता है, एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, उसकी कोई यूनिक एबिलिटी नहीं है, कोई ब्रांडेड चीज नहीं है। टमाटर देख लें आप कि उसकी मार्जिन कितनी होती हैं, बहुत कम होती हैं, एंड वो एक्सपैंड करना बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में होगा कि वो एक्सपैंड कर पाए मार्जिन अपनी, क्योंकि सेलर जो है एज अ सेलर एज अ सुपरमार्केट, मेरे पास कितनी प्राइसिंग पावर है? बहुत कम प्राइसिंग पावर है। बट एप्पल का ब्रांड इसका मतलब इतना बड़ा है कि दे आर एक्चुअली एबल टू मेंटेन देयर मार्जिन्स डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपटीशन आता है और जाता है, राइट?
and that's a very good way of actually thinking about कि business actually trend क्या है business का, जैसे कहते हैं trend क्या है business का, business अच्छा perform कर रहा है अगर तो वो अपनी जो भी margins है, मतलब हो सकता है वो 4% margin हो, मगर वो margin अपनी grow कर पा रहा है या कम से कम वो मेंटेन कर पा रहे हैं, वो डिफेंड कर पा रहे हैं अपनी मार्जिन, यानी मैं भाई इससे कम बेचूंगा ही नहीं, तुम्हें कर लो जो करना है, आप समझे? तो सही whatever you do, I'm always gonna sell at this point. Yeah, I'm going to increase my price and do whatever you want. And the other thing I would look at is that is it selling more products? So यहाँ पे I've put this term inventory turnover. Is it able to increase its inventory turnover? But what I would simply say is what simple, मतलब simple quantum में अगर मैं बता सकूं तो वो ये है कि भाई कितने आईफोन बिक रहे हैं, right? Is it able to सही है actually sell more of its products? तो दो चीजें हो गई ना, एक तो ये कि मैं कितने प्रोडक्ट बेच पा रहा हूँ, आप जब बिजनेस खरीदने जाएंगे तो आप ये पूछेंगे ना कि यार भाई तुम आज इतने बेच रहे हो, कल कितने बेचोगे, इससे ज्यादा बेचोगे कि नहीं बेचोगे, वो बोलेगा यार हाँ बेचूंगा इससे ज्यादा, मेरा ये प्लान है, दिस इज माय प्लान, दिस इज हाउ आई इंटेंड टू इंक्रीज माय सेल्स थ्रू प्रोडक्ट। दूसरा आप ये बोल, प्रोडक्ट तो ठीक है, किस प्राइस पे बेचोगे तुम, क्या प्राइस तुम्हारे कंट्रोल में, कैन यू एक्चुअली इंक्रीज प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट तो बेच रहे होगे बहुत जबरदस्त, तुम डबल कर दो अपनी सस्ता क्वांटिटी, अगर सस्ता बेच रहे होगे 50% ऑफ पे बेच रहे होगे, ऐसा देखते हैं ना, डिस्काउंट है 50% ऑफ, तो फिर क्या होगा? सो I want to know two things. I want to know मेरी margins कितनी अच्छी हैं, how healthy my margins are, meaning how well I'm able to defend my margins. Whatever it is, 5%, 4%, इसको इसमें confuse ना, don't confuse return on invested capital, which is the return on invested capital, which is the return I'm getting on whatever I'm investing, versus margins. Margin एक strategy है, right? Sales strategy है, किसी की कम margins भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी, absolute level पे, but trend क्या है ये देखना है, is it able to defend his margins or not, right? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मैं सब कुछ कंफर्म कर लूं कि यार एक बेहतरीन बिजनेस है, ये अपना प्रोडक्ट भी बेच रहा है ज्यादा से ज्यादा, और ये अपना क्या कहते हैं मार्जिन भी ग्रो या डिफेंड कर पा रहा है, और इसका फ्री कैश फ्लो पर शेयर भी ग्रो कर रहा है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हिच इज द लास्ट थिंग आई लुक एट, इज you know, to a certain extent fundamentally looking at कि ये किस अर्निंग्स मल्टीपल पे मैं खरीद सकता हूँ। तो let's say I have a great business such as Apple. Personally, I have my own मतलब Sharia related reservations about Apple. So I'm not actually जैसे कहते हैं ना, मैं personally फिलहाल I've not made up my mind. I try to avoid it because of Apple TV and a lot of other stuff that they're into, which doesn't coincide with my values. But the thing is, एक चीज जो मैं बट इनको शरिया अप्रूवल मिला हुआ है बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, जो जो एक चीज मैं देख रहा होता हूँ एंड ऑफ द डे, जस्ट चेक वंस कि इनका पीई, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल क्या है। अच्छा, यहाँ पे एवरेज एनुअल पीई रेशियो के नाम से आरओआईसी पे ये भी दिख रहा होता है, व्हिच इज अमेजिंग। अगेन आप देखें कि ये एट सम पॉइंट इन टाइम 15, 20, 12 मल्टीपल पे भी ट्रेड करता था, आज 26 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, राइट? सो दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट। अगर मैं इसको इस तरह लूं कि अब ये आप देख सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो भी, अगर इफ आई कॉपी पेस्ट एंड लुक एट इट यहाँ पे क्विकली, right, I can copy paste and look at the average. What is the average? So the average is around 19, 20 times. So what I can say is that stock thoda expensive hai, right? Because in the past it used to trade at around 20 times average पिछले 10 roughly 10-15 सालों में, right? And even more recently it's traded at around, so it's traded around 21 times. So definitely अभी तो 26 पे ट्रेड कर रहा है. So for me I would be a little bit greedy to look at कि अगर मुझे इससे कम पे मिल जाए, right? This is what I would be willing to look at. Secondly, I would typically look at Apple's own technicals, and I would see कि यार technicals side पे क्या कह रहा है. So for example, इस case में Apple मुझे जो नजर आ रहा है वो ये कि again मैं long term lines को की हुई हैं short term, but what I know is that इस channel पे trade करता था, and then there is this upper channel जो इसने create किया है, and most likely जो trend मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि even if I'm able to, मतलब मेरे अगर इन द गुड डेज मुझे जो लगता है कि 130 से नीचे ये स्टॉक का आना मुश्किल है टेक्निकली, जो मुझे नजर आ रहा है बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे जो मतलब बाकी जो होमवर्क कर चुका हूँ। तो अगर एक तो 130 पे भी देख ले
And given that it continues to do well in terms of produce 6.1 in earnings, so you can do the math. 6.1 130 divided by 6.1 would be around 21 times. So maybe 130 dollars is something that I would be looking at. इसको flip side पे देख लें. मैंने अभी आपको कहा ना कि पिछले 5 साल में ये 21 के एवरेज पे किया, पिछले 10 साल में इसने 20 के एवरेज पे किया, तो 20 को आप मल्टीप्लाई कर लें इनकी अर्निंग से. अच्छा, ये भी आप देख सकते हैं कि एक अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, वैल्यू में कंपनी आप ये भी देख सकते हैं कि यार ये 20 टाइम्स पे ट्रेड कर चुकी है, राइट. आगे का ईपीएस तो बढ़ेगा, राइट अब्दुल्ला, आगे की अर्निंग्स तो बढ़ेंगी, राइट, ग्रो करेंगी, हमने एस्टैब्लिश कर लिया है ना, ग्रो करेंगे. लेट्स अस्यूम कि ये उतने पे ही ग्रो करती हैं जितने पे अभी इसने ग्रो किया है. तो इसने 5.6 से 6.1 अगर मारा है, which is a little bit less likely, but let's say तो भाई ये 7% 8% पे ग्रो करती है. तो आप एक काम करें कि आप ये जो 6.1 है इसको आप ग्रो कर दें 6.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, so 8% से आप ग्रो कर दें. तो ये कितनी ईपीएस आ गई? 6.6. लेट्स से अगले साल ये 6.6 करती है, मैं इस पे यार मैं समझता हूँ कि फेयर मल्टीपल वुड बी 20 टाइम्स. तो मेरी ये प्राइस आ गई. अब मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि 130 पे 130 is what I believe is the fair value of this company today. आज के हिसाब से for the earnings that it has. तो 157 पे ट्रेड करी, I think it's a little bit expensive. मैं वेट करूंगा for it to actually come down to 130 and then maybe I'll buy it. Doesn't mean that it will come down. Let me be very clear. Doesn't mean that ये कोई मतलब this is not a sure thing it will come down. It's just my understanding कि यार इस earnings के लिए मैं तो इतने पैसे दूंगा, right? And there are other ways to looking at it. मैंने बताया ना कि you can look at it technically. आप थोड़ा और complicated discounted cash flow analysis भी कर सकते हैं. You can do a DDM model as well, a discounted dividend model as well. But the thing is, at the end of the day, basic अगर मैं आपको short एक in short मैं अगर कुछ चीज देख रहा हूँ तो quickly, as I'm looking at so many companies quickly, तो मैं usually यही देख रहा हूँ कि यार Apple इस point पे मुझसे अगर पूछेंगे तो I'm kind of like maybe I'll kind of be okay, neutral about it. I might get it at 130 and start to look at it, but definitely company अच्छी लग रही है, prospects अच्छे हैं. If they can grow their earnings and they can continue to defend their margins, company definitely long term में grow करेगी. हो सकता है कि कोई बड़े कैटलिस्ट आ जाए, ड्राइवरलेस कार्स, अदर थिंग्स, अदर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स दैट रियली मतलब जैसे कहते हैं ना बूम, मतलब वो 10% की जो ग्रोथ थी वो एक्चुअली 20 30 25% 26% आ जाए हर साल. Can't say, right? But as of this very point in time, conservatively speaking, I would probably मैं तो avoid ही करूंगा इस वक्त investing. So that's a little bit about overview about how to actually approach valuation. It's a very high level, but I still would say it's a very reasonable framework of how you would go about assessing things in a nutshell, and rather quickly, because आपको बहुत सारी opportunities देखनी पड़ेंगी. There's so many opportunities that are coming to you every day, and you have to make your call. At least कि आप किस में will you dive deep? Will you look into something in the long run? And at the end of the day, I'd still say a great company like Apple, for example, fundamentally is a great company to invest in. अगर मैं अपनी जगह अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझता हूँ तो मैं आई वुड इन्वेस्ट इन एप्पल. 157 और 130 में कितना फर्क आ रहा है? सो 130 डिवाइडेड बाय 157 में तकरीबन 17-18% का फर्क है. मगर अगर मुझे लगता है कि भाई ये $300 का स्टॉक है तो मुझे 17-18% से क्या फर्क पड़ता है? आप समझे? मतलब अगर मुझे पता है कि भाई इस स्टॉक ने इन द पास्ट जिस तरह की ग्रोथ दी है और जिस तरह के नंबर्स अभी तक नजर आ रहे हैं, फंडामेंटली भी साउंड है, तो भाई ये अपनी अर्निंग्स को ग्रो कर ही सकती है, राइट? मुझे नहीं पता किस क्वांटम में ग्रो करेगी, मैं 100% किसी भी बारे में श्योर नहीं, बट आई नो इट्स अ ग्रेट कंपनी टू होल्ड इन द लॉन्ग रन, राइट? It has done very well in the past, no guarantee, but that you get the point, right? So this is the gist of how you would try to approach valuation. Acha, to finally actually conclude the entire primer on valuation, मेरी जो checklist होती है, that's comprised of again a couple of things. Number one, do I understand this business, right? मुझे अगर इस बिजनेस की समझ में नहीं आ रही है, अगर ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई ऐसा बिजनेस है जो कि मतलब मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा है, if that's something that I actually cannot put a finger on, that this is actually what the business is all about, and this is what the growth story is all about, this is where the growth will come
from in the future. If I can understand the product line, service line, then I don't go into it, period. It doesn't matter. मतलब आजकल स्नोफ्लेक फेमस हुआ हुआ है, पिछले कुछ सालों से एनवीडिया था. If I understand the business, I am in. If I don't understand this business, not into deep into like 100% depth, but if I don't understand what is moving this company from one goalpost to the next, right, and what is going to lead to the growth of this company, then I don't actually move into this company. मैं यहीं रुक जाऊंगा. अगर मुझे ये समझ में आ गया कि कहानी क्या है, then obviously I'm going to go and look at the free cash flow per share. Cash is king. कैश की तरफ मैं फोकस करूंगा कि भाई I'll follow the cash. I'll see कि यार free cash flow per share basis पे कंपनी ने ग्रो किया कि नहीं किया. And last thing that I would look at before I move on to the valuation part is return on invested capital. What I'm looking at कि भाई ये कंपनी रिटर्न कितना जनरेट कर सकती है. मैं personally I don't go less than 25%. मैं कम से कम 25% से ऊपर ही देखता हूँ. अच्छा अब्दुल्ला, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि this is something that I want to share with everyone is that मतलब you and you should know about this is that studies have shown कि जो कंपनी का जो रिटर्न है ना, स्टॉक प्राइस का रिटर्न है over the long period of time, वो that actually is close in approximation to the return on invested capital. The return of the stock itself, अगर आपको ये समझना है कि यार ये अगले 10 साल में मुझे क्या देगा, तो आपने ये इसको समझ लेना है कि रिटर्न इन्वेस्टेड कैपिटल का अगले साल में भी, अगले 10 साल में भी एप्पल का 50% होगा. अगर होगा तो ऑन एवरेज ऑब्वियसली मार्केट अप एंड डाउन जाती है, ये कोई गारंटी नहीं है कि हर साल आपको उतना ही रिटर्न मिले, मगर ऑन एवरेज कंपनीज, ये स्टडीज रिसर्च हैज शोन कि जो कंपनीज का लॉन्ग टर्म रिटर्न है दैट इज इक्विवेलेंट टू द रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल. ठीक है ना. तो अगर एक कंपनी 25 से 30% कम से कम बना रही है ना, तो अगले 10 साल में आपका जो रिटर्न होगा ऑन एवरेज एनुअल रिटर्न वो उतना ही होगा जितना उस कंपनी का रिटर्न इन्वेस्टेड कैपिटल है, यानी कि 25%. और इस पे काफी स्टडीज की गई हैं. someday we'll open the charts as well कि अगर आप 10 साल का, 5 साल का, 10 साल का एक पीरियड ले लें और आप उसमें ये देखेंगे कंपनी ने अपना रिटर्न इन्वेस्टेड कैपिटल ग्रो किया है और कितना रखा है, यानी 25 है, 30% है, 50% है, तो आप ये देखेंगे कि कंपनी ने फिर अपनी स्टॉक प्राइस भी ग्रो की होगी. अगर आप एप्पल को देख लें, राइट, लेट्स हैव अ लुक एट एप्पल की जो रिटर्न इन्वेस्टेड कैपिटल थी ऑन एवरेज, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ, रिटर्न इन्वेस्टेड कैपिटल है तकरीबन एवरेज की 26%. ऑन एवरेज एवरेज जो दिया है वो 26% का दिया है. अगर आप ये देखें कि एप्पल तकरीबन $7.7 का था, 725 का था, and now it's actually trading at 157. So let's put 157 and 7.25. तो इसकी जो जिसे कहते हैं, इसकी जो कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट है ना, कि मतलब आपका अगर $1 था तो वो कितने परसेंटेज पे कंपाउंड किया है एवरी ईयर, राइट, 20% है तकरीबन. Close to ROIC. Close to the return invested capital. So your long-term compounding rate of return is equivalent to, for any stock, is roughly equivalent to the return invested capital that the company is going. And और अब आप इसको इस तरह देख लें कि long term में मेरा पैसा compound करेगा 20% पे, right? Long term में मेरा पैसा compound करेगा 20% पे, ठीक है ना? अच्छा खासा है 20%. Wait a minute, this 20% compounded, इसका मतलब the golden rule of 72 का पता है आपको? So the golden rule of 72 divided by the compounded growth, which is this percent, right? 72 divided by 20, ये जो 3.6 है, इसका मतलब ये कि हर 3 साल में आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं. हर 3 साल में आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं if you're compounding at an average pace of 20%, right? So all in all, the average compounded rate of return that your money actually compounds it here in this case is 20%, which is roughly equivalent to roughly, or a little bit less than the return on invested capital, which is a great way of looking at what sort of stocks do I want to buy in the future. So all in all, I would focus on companies that I understand at high return invested capital, preferably
trading at low multiples relative to its own history appears, right? In this case, we saw कि Apple 26 पे trade करता है, but actually historically 20 times है. मतलब any roughly maybe close, not that close, but close enough. मतलब ऐसा नहीं है कि 40 पे trade कर रहा है, 20 पे पहले trade किया. So I would consider it maybe at a lower price, but definitely a great business, and I would say at a reasonable price at this point in time. So high ROIC businesses are the way to actually grow and understand how to think about investing and valuation. This shows how much ROIC is important. इस चेकलिस्ट में ROIC का होना कितना इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता चल जाता है, एक आइडिया हो जाता है कि कितना रिटर्न जो है ना आपको ऑन एवरेज बनेगा basically, and that's such a powerful tool, right? मतलब that's such a powerful tool कि बंदा बोले यार मुझे कितना, मुझे क्या पता, ठीक है आज बिजनेस ये कर रहा है ना, मुझे क्या पता how much will I grow this business at, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी ग्रो करेगी स्टॉक. तो इट्स अ गुड वे, अ गुड barometer would be कि भाई कंपनी रिटर्न इन्वेस्टेड कैपिटल क्या है. अगर रिटर्न इन्वेस्टेड कैपिटल हाई है एंड मेंटेन कर पा रही है उस कंपनी को, वो रिटर्न इन्वेस्टेड कैपिटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. रिटर्न इन्वेस्टेड कैपिटल वो मेंटेन कर पा रही है और इफ एनीथिंग ग्रो कर पा रही है, ठीक है ना. और सोने पे सुहागा आपको उस पे उसको एट अ चीप मल्टीपल मिल रही है वो कंपनी. चीप मल्टीपल मीनिंग कि जितना वो पहले ट्रेड होती थी उससे सस्ती पड़ रही है आपको कंपनी. भाई मतलब दैट्स अ विनिंग फॉर्मूला इन माय ओपिनियन. And a very basic formula to apply, very simple formula to apply. मेरे ख्याल में अगर ये चेकलिस्ट हर किसी के पास हो, एक बिगिनर के पास जिसको कोई आइडिया नहीं कि मुझे कैसे पता चले कि ये कंपनी मेरे पास, फॉर एग्जांपल जीएम है, जनरल मोटर्स है, तो मैं अब इसको खरीदूं ना खरीदूं, तो ये एक चेकलिस्ट उसके सामने ज़रूर होनी चाहिए, जिसको वो देख के किसी भी कंपनी की स्टॉक प्राइस को, उसके पास्ट को, उसके फ्यूचर को किसी हद तक एनालाइज कर सकता है, एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकता है कि ये कंपनी इस प्राइस के ऊपर ठीक है या नहीं. तो मेरे ख्याल में अशर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया आज के वीकली रिकैप के अंदर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने एक नए तरीके से देखा कि किस तरह से कंपनी को एनालाइज किया जा सकता है, और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के लिए मेरे ख्याल में बड़ा इम्पोर्टेंट होगा इन सारी चीज़ों को अपने फिंगर टिप्स पे रखना. और नेक्स्ट वीक के अंदर अब क्या होगा ये तो हमें देखना पड़ेगा और उसके लिए वेट भी करना पड़ेगा, लेकिन ज़ाहिर है पिछले कुछ महीने एक जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए एक रोलर कोस्टर राइड रही है. ख़ास तौर पे जिन्होंने मतलब हेवीली इन्वेस्टेड थे उनके लिए तो ज़्यादा होगी, जो बिल्कुल मार्केट को दूर से बैठ के देख रहे थे, जिन्होंने इस तूफ़ान को जो है पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया था. तूफ़ान बदतमीज़ी वो पहले से शायद मेरी तरह मार्केट से बाहर हो गए होंगे. अब हम असल में वेट कर रहे हैं कि सेल कब लगेगी, तो जैसी सेल लगेगी तो फिर हम शायद दोबारा से मार्केट के अंदर एंटर होंगे. अशर, थैंक यू वेरी मच. हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीकली रिकैप के अंदर दोबारा से मिलेंगे. अगेन जिन लोगों ने हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पर अभी एक्सक्लूसिवली हमने उसके अंदर कुछ चीज़ें हम ऐसी शेयर कर रहे होते हैं जो हम अपने यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर शेयर नहीं करेंगे, तो आप हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप को भी अभी ज्वाइन कर सकते हैं. इस वक्त फ्री ऑफ चार्ज है, उसके लिए कोई अभी हमने चार्जेस नहीं रखे, आप फ्री ऑफ चार्ज उसको ज्वाइन कर सकते हैं. हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करें, डेजर्ट फाउंटेन के नाम से. उसके ऊपर भी हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ एंगल से वहाँ पर डिस्कस किया जाए, तो वहाँ पर जितनी एक्टिविटी होगी उतना आपके लिए और हम सब के लिए जो है चीज़ों को सीखना आसान होगा. अगेन जिन्होंने हमारा शो नहीं देखा, पैसा बोलता है, हमें क्योंकि बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, जिन्होंने वो हमारा शो नहीं देखा, हम वो शो जाके आप हमारा देख सकते हैं. सेकंड एपिसोड बहुत अच्छा लोगों का फीडबैक आ रहा है उसके ऊपर, और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कैसा लगा और कौन से ऐसे वो टॉपिक्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि एड्रेस किया जाए इन फ्यूचर. आपके कोई सवाल, कोई डाउट्स जिनको आप चाहते हैं क्लियर किया जाए वीकली रिकैप के अंदर, पैसा बोलता है के अंदर, या टू द मून जो हमारा शो उसके अंदर कवर किया जाए प्राइमर्स के तौर पर, तो उसके अंदर हम कवर करेंगे. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम. For more insights, join our limited access Discord channel now.